हेलो दोस्तों, मैं अंकुर नयन आपका स्वागत करता हूँ इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसमें क्लास 9 पॉलिटी लेसन नंबर 2 में डिस्कस करने वाला हूँ कि लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो सबसे पहले आप देख रहे हो इसमें लोकतंत्र लिखा हुआ है। तो लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें सारा पावर जनता के पास होता है या जनता के चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा देश में शासन किया जाता है। इसे हम लोकतंत्र कहेंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जिनके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र एक अच्छा लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, किसे हम लोकतंत्र कह सकते हैं, किसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। इस चैप्टर में हम ये सब बात डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। अगर आप क्लास 9 के बच्चे हो या आप गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए एक बार अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र क्या? तो चलिए लोकतंत्र का डेफिनेशन पे सबसे पहले चलते हैं। लोकतंत्र क्या है? तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सारा पावर घूम फिर के जनता के हाथ में रहता है, उसे हम लोकतंत्र कहेंगे। इसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। अब शासकों का चुनाव लोग करते हैं, इतना बोल देना क्या आपको समझ में आ रहा है इसे हम लोकतंत्र कहेंगे? नहीं। और भी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको इंक्लूड करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र है और ये वो लोकतंत्र नहीं है। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। अभी जो मेरे मन में क्वेश्चन आया है वो आपके भी मन में आया होगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। इस परिभाषा के अनुसार जो हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो इसमें शासक कौन है? इसमें शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उनके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वो कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे भी मन में आता होगा और आपके भी मन में आता है। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इनमें से प्रत्येक नागरिक को बराबरी का हैसियत भाग लेना जरूरी है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं को बंधकर काम करना जरूरी है? इसका मतलब है कि क्या गवर्नमेंट खुद से सारा डिसीजन ले सकती है या कुछ उनके पास भी लिमिट्स होते हैं कि जिसके बेसिस पे वो डिसीजन कुछ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इन्हीं सब क्वेश्चनों पे हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको सारा समझ में आएगा। तो पहला टॉपिक है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। मतलब जो मेन फैसला होता है जिनको हम लोगों ने चुन के भेजा हुआ है उनके हाथ में रहने चाहिए, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि वो देश लोकतांत्रिक है। एक केस स्टडी है, पाकिस्तान का है केस स्टडी, जिसको देखेंगे हम लोग कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने क्या किया? सैनिकों का शासन लगा दिया पाकिस्तान में। जो लोगों के द्वारा चुने गए सरकार थे उनको उन्होंने बदल के सैनिक तख्तापलट कर दी। तो इसमें क्या क्या फेरबदल किया उन्होंने क्या क्या कह सकते हैं कांड किया, देखते हैं। उन्होंने जो लोकतंत्र के द्वारा सरकार था पाकिस्तान में उसको उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। मतलब सब कुछ मेन वो खुद से बन गए। उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। और डेट में कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, तो प्लीज़ आप बुक से अपना डेट मिला सकते हो। जनमत संग्रह करा के अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़वा दिया।
उन्होंने खुद से अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़वा दिया। और उन्होंने क्या क्या किया देखते हैं। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों आरोप लगाए कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हैं। उन्होंने जो जनमत संग्रह करवा के अपने कार्यकाल को 5 साल बढ़वाया, वो सब कुछ फेक था, वो सब कुछ झूठ था, इसमें बहुत सारा गड़बड़ी था, जिनको परवेज मुशर्रफ ने दबा के खुद से 5 साल के लिए बन गए राष्ट्रपति। उन्होंने फिर अगस्त में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। उन्होंने पाकिस्तान का संविधान ही बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। इससे क्या होगा? जिससे ज़्यादातर सदस्य परिषद की अच्छा, तो मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना अधिकारियों जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थे। इसमें क्या होता है कि प्रांतीय असेंबली और राज्य असेंबली में चुनाव भी कराए गए, लेकिन जो उन्होंने कहा था कि वो कभी भी तख्ता पलट कर सकती है, सरकार को भंग कर सकती है, तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहा? जो हमारे द्वारा नहीं चुने गए हैं उनके द्वारा रहा, उनके पास रहा। हमारे द्वारा कौन नहीं चुने गए थे? परवेज मुशर्रफ नहीं चुने गए थे। तो क्या पाकिस्तान को आप लोकतांत्रिक कह सकते हो कि उसमें जो फाइनल पावर डिसीजन लेने की शक्ति हो वो किसके पास चली गई? जनरल मुशर्रफ के पास चली गई। तो स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ ने शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ यह कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? नहीं, हम ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि आर्मी का तो चुनाव होता ही नहीं है। आर्मी तो एक पोस्ट होती है जिस पे उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम पास करके लोग आर्मी बनते हैं। तो क्या आर्मी हम लोग के द्वारा चुनी गई है? तो क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक है? नहीं है। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासन नहीं है, वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में है, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। तो जनता के द्वारा नहीं चुने गए लोगों के जब हाथ में असली पावर हो, तब उस देश को हम लोग लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जनता ने उन लोगों को चुना हुआ नहीं है। तो इस इतने डिटेल टॉपिक में डिस्कस करने के बाद हम लोग फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं इस बात से कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। जिस प्रतिनिधि को हम लोगों ने चुना है उन्हीं के पास असली डिसीजन लेने की शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा उस कंट्री को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चुनाव कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष से हम लोग क्या समझते हैं कि एक इसमें केस स्टडी चाइना का लिया गया है कि चाइना में हर 5 साल के बाद वहाँ पे भी वोटिंग होती है। राष्ट्रीय जनसंसद चाइना का संसद को हम लोग कहते हैं, वहाँ पे भी हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, जो कि पूरे चाइना से 3,000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है, उनके सेना के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। चुनाव अगर वो लड़ेंगे तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ही मंजूरी लेके लड़ेंगे, अन्यथा वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव लड़ेंगे, अगर उन्होंने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, क्योंकि आप उनसे अनुमति लेके चुनाव लड़ रहे हैं तो आप वोट किसको देंगे? उन्हीं को तो देंगे। इसी वजह से चाइना में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग मैक्सिको का। मैक्सिको में पीआरआई नाम की एक पार्टी है, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जो हर अगर मैक्सिको में हर 6 सालों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें हर साल यही पार्टी जीतती है।
कौन सी पार्टी? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो कि हर 6 वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ही हर बार जीतती है। इस चुनाव में विपक्षी दल तो हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पर वो जीत ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टी है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, वो चुनाव में हर एक हथकंडे अपनाती है कि हर हाल में उनको जीत चाहिए। अब वो ऐसे क्या कैसे हथकंडे अपनाती है? वो सबसे पहले क्या करती है कि अगर आप गवर्नमेंट में उनके गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सरकारी टीचर हैं, तो आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, आपको उनको बताता है, आपको उनके सामने में सरकार का गुणगान करना है कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। बच्चे के जो गार्जियन हैं उनसे आपको बात करना है कि आप इन्हीं को वोट दें, इन्होंने ये अच्छा काम किया है। ये तो आप कह सकते हो कि जो भी गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, वो उस सरकार का प्रमोशन करते हैं। दूसरा काम वो करती है कि मीडिया वालों को कहती है कि आप बस मेरा ही तारीफ़ करो और जो विपक्षी दल है उनका हमेशा बुराई करो। अगर विपक्षी दल कुछ अच्छा काम भी करती है तो वो लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो ये भी एक कारण है कि हर साल वही पार्टी जीतती है। और एक कारण है कि वो चुनाव प्रचार में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। चुनाव प्रचार में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, ये भी एक कारण है। तो आप क्या इसको निष्पक्ष चुनाव कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसमें विपक्षी दल को समान मौका तो मिल ही नहीं रहा है। इसमें विपक्षी दल को समान मौका मिल ही नहीं रहा है, तो आप इसको निष्पक्ष चुनाव नहीं कह सकते हो। तो इस बात से हम लोग यहाँ पे कंक्लूड ये कर सकते हैं कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतंत्र में चुनाव कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनके लिए जीत हार का समान अवसर हो। वो हार भी सकते हो या जीत भी सकते हो। अगर ऐसा रहे कि किसी को लगे कि हम हार ही नहीं सकते हैं, तो उनके पास तो उनके मन में कुछ डर रहेगा ही नहीं, तो वो लोग कुछ डेवलपमेंट कुछ काम करेंगे ही नहीं। तो ये भी रीज़न है। तो अगर आप ज़बरदस्ती जीत रहे हो चुनाव में कुछ गलती करके, कुछ बेईमानी करके, कुछ चीटिंग करके, तो उस कंट्री को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। तो बाकी के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।